वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज हम 2-3 मामलात पर बात करेंगे। वैसे मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है ये तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, जहां पर इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने इस अहम मौके के लिए अपनी पूरी सियासी कुव्वत मैदान में उतार दी है। बात कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, फिर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के हवाले से और दीगर मरकजी रहनुमा जो इंतखाबी जलसों के जरिए आप देखें कि वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब देखें तो वफाकी हुकूमत 10 जून को बजट पेश करने की तैयारी भी कर रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमा मुसलसल ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के इक़दामात शामिल किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि कल बहुत ही बड़ी एक टॉप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद फिर जो एक लोगों की जो राय है वो अगर मैं आपको बताऊं तो लोग काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई भी प्लान नहीं है अवाम को रिलीफ देने के हवाले से। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर टैक्स के मामलात पर भी आज आगे बढ़कर हम बात करेंगे। बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए अशफाक इसहाक सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। थैंक यू सत्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। और शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं और ये जो मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन का राज है, डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों ही इस वक्त शरीक हुकूमत है, हालांकि पीपल्स पार्टी मानती नहीं है। तो इस तनाजुर में क्या गिलगित की आवाम एक बार फिर इन दोनों पार्टीज पे एतमाद करेगी? अच्छा देखें, बहुत शुक्रिया सबसे पहले फॉर द इनवाइट। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो वहां पर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में एक बात हमें कॉमन दिखाई देती है कि जिस जमात की मरकज में हुकूमत होती है अमूमन वही हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है। आप अंदाजा कीजिए 2009 में पहली बार जब यहाँ के इलेक्शंस हुए तो मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और फिर जीबी में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। 2015 में मामला जो है ऐसा था कि नून लीग की हुकूमत थी तो नून लीग के जो है वो हिस्से में हुकूमत आई और 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो फिर दोबारा से हमने वही फार्मूला रिपीट होते देखा। अब 2026 है, मामलात अपनी जगह पे हैं और इस दफ़ा मुकाबला सख्त है पीटीआई की मौजूदगी की वजह से और वहाँ पर उनके आपको पता है कि उनकी जो खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है उसकी बदौलत इसी बुनियाद पे आप ये देख रहे हैं कि अमूमन वो रहनुमा जो कि जलसों में शिरकत नहीं करते या जलसे नहीं करते, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी वहाँ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि लोगों के साथ शिकवा किया कि मुझे क्यों देश निकाला और आप लोगों ने मुझे भुला ही दिया, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात की, फिर बिजली के हवाले से 20 घंटे की लोड शेडिंग और 10 घंटे की लोड शेडिंग का हवाला देके कहा कि ये तो मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा, भले वोट मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामलात हल करने के लिए वो बात करेंगे। अब जरा सोचिए कि मामला इस वक्त इलेक्शन का है और ये बात वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इलेक्शन के मौके पे ये बात करना जरूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देख लें कि एनएफसी का मामला उन्होंने वहां पर जाके छोड़ा। अपनी ही हुकूमत, यानी कि ये बड़ा आसान है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुजूरे वाला आपके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान हैं, आपके पास चेयरमैन सेनेट हैं, आपके पास गवर्नर साहिबान हैं और मतलब मुतादिद ओहदे हैं और आपके बगैर हुकूमत एक कदम नहीं चलती और यहाँ पर आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और फिर ज़्यादा देखिए, मुझे एक और चीज़ हैरानी की बात हुई, मुझे ये लगता है कि ये बात दुरुस्त है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो बातें जलसों में की जाती हैं वो और होती हैं और दर हकीकत सिचुएशन कोई और होती है और थोड़ा सा गुड कॉप और बैड कॉप वाली सिचुएशन भी होती है। इस हवाले से तो अब मुझे लगता है कि अवेयरनेस इतनी लोगों में भी आ चुकी है कि जो उनकी मैनिफेस्टो होता है वो उससे बढ़ चढ़ कर बताते हैं और फिर उसके बाद जब डिलीवर करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब ये चीज़ तो हमने हमेशा से देखी है कि जब भी इलेक्शंस का मामला आता है तो जो साथ भी होती हैं गवर्नमेंट्स वो एक दूसरे पर तनकीद का निशाना एक दूसरे को बनाती हैं, बातें करती हैं। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि बातें तो इत्तलात तो ये भी आ रही हैं कि मिल के मुश्तरका गवर्नमेंट भी बनाई जा सकती है? अच्छा देखिए, 22 नशिस्तें हैं, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। मुझे ये लगता है कि जो मुकाबला है दर हकीकत वो पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इन दोनों जमातों को अपनी प्रेजेंस शो करनी है और आप ये देखें कि सबसे ज्यादा तैयारी और सबसे ज्यादा जो इसमें इलेक्टोरल प्रोसेस जो अभी चल रहा है उसके अंदर हिस्सा यही जमातें बढ़ चढ़ कर ले रही हैं। आसफा साहिबा भी खातून अव्वल हैं, वो भी वहां पर पहुंची हैं। पीटीआई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पीटीआई को थोड़ा सा
سا مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انٹرنل پالیٹکس ہیں تحریک انصاف کی، اور جس طریقے سے کے پی میں آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب محاذ آ رہا ہیں، اور پھر جو ٹاسک دیا گیا تھا جس بنیاد پر سہیل آفریدی کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ آ کے تھوڑا سا احتجاجی سیاست کریں گے یا خان صاحب کی رہائی میں کوئی اپنا رول پلے کریں گے، یہ سڑکوں کو لوگوں کو وہاں پر لانے میں کامیاب ہوں گے سڑکوں پہ، تو وہ اس میں کامیاب دکھائی نہیں دیے. تو کیا یہ جو ایک انتشار ایک طرح سے پایا جاتا ہے، یا تھوڑا سا ہم تحریک انصاف میں دیکھتے ہیں کہ ایک جو قیادت یعنی کہ جو موجودہ قیادت ہے اور اس میں اور کارکنان میں ایک گیپ دیکھا جاتا ہے، تو کیا عوام پر وہ ریفلیکٹ کرے گا، یہ دیکھنا باقی ہے. بالکل. تو وہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کون سی جماعت، کیونکہ 266 آپ دیکھ لیں کہ آزاد امیدوار ہیں. Let's see what happens. اچھا ستی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیر کا الیکشن بھی اراؤنڈ دا کارنر ہے، اور پھر ساتھ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے الگ ہی مذاکرات چل رہے ہیں، وہ ایک الگ ہی موڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے. کل ایک اعلامیہ بھی مشترکہ طور پہ جاری ہوا جس میں پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے 12 اس الیکشن میں اب عوامی ایکشن کمیٹی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا الیکشن سے پہلے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں معاملہ کنٹرول کا نہیں، معاملہ ہے کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا اور ان کو سمجھنا. ہمارے لیے آزاد جموں کشمیر ایک بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، اور اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پاس ہی بھارت بستا ہے، جو پاکستان کے وجود سے ہمیشہ سے خائف ہے اور ہمیشہ سازشیں کرتا رہتا ہے. اور ذرا سی بھی کوئی سٹوری وہاں سے اٹھتی ہے تو بھارتی میڈیا، جسے گودی میڈیا ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں کے معاملات یا وہاں کے مسائل یا وہاں کے جو ایشوز ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، لیکن کافی سارے معاملات ہیں جن کو حل کیا گیا. چھوٹی موٹی خامیاں خرابیاں ہوتی ہیں. 38 ان کے مطالبات تھے، 35 پر کہا جا رہا ہے کہ عمل درآمد ہو گیا ہے. ہیلتھ کارڈ کا ایشو تھا، وہ کافی حد تک سارٹ کیا گیا ہے. ایشوز موجود ہیں لیکن اس سے ہٹ کے باقی جو معاملات تھے، ٹیرف کے معاملات تھے، سبسڈی کے معاملات تھے، کافی ساری چیزیں سارٹ کی گئی ہیں. اور جو بقیہ چیزیں ہیں اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے پہلے بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھا گیا تھا، اور اس کو سمجھتے ہوئے وہاں پر جا کر بات کی گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیلیگیشن